बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जनरल डिफेंसेस इन टाट। डिफेंस का मतलब होता है वो प्रोटेक्शन जो डिफेंडेंट अपने दिफा के लिए यूज़ करता है, वो डिफेंस कहलाती है। जो डिफेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक जनरल डिफेंसेस और एक पार्टिकुलर डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस वो होते हैं जो आपके ऑलमोस्ट जो है ना हर टाट में एज अ डिफेंस यूज़ हो सकते हैं। बट पार्टिकुलर जो डिफेंसेस हैं वो होते हैं जो केस टू केस और टाट टू टाट डिफर करते हैं। जनरल डिफेंसेस की अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक पीपीसी में जो जनरल एक्सेप्शंस दी गई हैं वो जनरल डिफेंसेस ही हैं। ऑल्दो वो जो जनरल डिफेंसेस दिए हुए हैं वो क्रिमिनल केसेस से लिंक हैं, बट वो जो डिफेंसेस हैं वो आपके टाट में भी एज अ डिफेंस यूज हो सकते हैं। तो टाट में जनरली जो हम डिफेंसेस यूज करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिफेंस हम यूज करते हैं वो है कंसेंट। एक मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब है कि अगर आपने वॉलंटेरिली कोई कंसेंट दी हुई है तो उस कंसेंट के बदले में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो आप उस इंजरी उस नुकसान को एज अ टाट क्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज अ गुड डिफेंस के कंसेंट मुझे मिली हुई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बंदे को ये इजाजत देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी में आ सकता है, तो अगर वो आपकी प्रॉपर्टी में आ गया है तो फिर आप उसके खिलाफ ट्रेसपास का टाट नहीं कर सकते। जिस तरह के खेल में होता है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप बॉक्सिंग करते हैं, आप कार रेसिंग करते हैं, तो उसमें ऑल्दो नुकसान का अंदेशा होता है। आपको बॉल लग सकती है, आप फुटबॉल में गिर के जख्मी हो सकते हैं, कार रेसिंग में आपकी जान तक जा सकती है। इवन इन द क्रिकेट लास्ट टाइम एक बंदे की जान चली गई थी। तो ऐसी सूरत में आप ने जबकि कंसेंट दी होती है तो आप टाट क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक चीज का जो ख्याल है वो जरूर होना चाहिए कि जो कंसेंट है वो वॉलंटरीली होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी फ्री। अगर वो अंडर प्रेशर कंसेंट है, अंडर कोर्जन कंसेंट है, तो फिर वो कंसेंट कंसीडर नहीं होगी। सेकंड चीज, इसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। नेग्लिजेंस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बड़ा ही मशहूर केस है स्मिथ वर्सेस बेकर। बेकर की एक स्टोन कटिंग की कंपनी थी और स्मिथ उसमें एम्प्लॉय था। स्मिथ का काम स्टोन को काटना था। वन डे जब स्मिथ स्टोन कटिंग का काम कर रहा था तो बेकर ने एक क्रेन चलवाई जो कि स्मिथ के सर के ऊपर से स्टोन लेके जा रही थी। तो इन द मीनवाइल जो उसका स्टोन था वो स्मिथ के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया। अब स्मिथ चला गया कोर्ट। उसने कहा कि जी मेरा चूंकि हाथ जख्मी हुआ है लिहाजा बेकर को जो है वो डैमेजेस देने चाहिए, हर्जाना अदा करना चाहिए। तो बेकर ने ये कहा कि क्योंकि ये जो स्मिथ है ये वॉलंटेरिली, इसको पता था कि इसने अपनी कंसेंट दी हुई थी कि देयर आर रिस्क इन्वॉल्व इन दिस जॉब, तो लिहाजा कोई इसके डैमेज बनते नहीं है। बट कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि चूंकि यहां पे बेकर के हिसाब से एक नेग्लिजेंस शामिल है, उसने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया, कोई प्रिवेंटिव वार्निंग नहीं दी क्रेन चलाने से पहले, लिहाजा बेकर को डैमेजेस जो है वो देने पड़ेंगे। तो कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए और उसमें जो है वो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी अगर नेग्लिजेंस करते हैं, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं अपना केस लेकर, अगर डॉक्टर भी ऑपरेशन में कोई नेग्लिजेंस करते हैं या रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो किसी ऑपरेशन में नेग्लिजेंस करते हैं तो भी उनके खिलाफ टाट हो सकता है। तो सेकंड डिफेंस जो हम टाट में ले सकते हैं उससे वो है जी एक्ट ऑफ स्टेट। आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट जो है वो एक सॉवरेन अथॉरिटी है, तो स्टेट का कोई भी एक्ट होगा उस एक्ट पे आप टाट क्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह कि अगर स्टेट ये ऑर्डर कर देती है कि जी रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी, तो अगर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी 8 बजे के बाद तो मेरे ग्राहक आना शुरू होते हैं तो मुझे तो इतने डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, तो ये आप क्लेम नहीं कर सकते। स्टेट ये डिफेंस लेगी कि दिस इज एन एक्ट ऑफ स्टेट। अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल सिगरेट्स का, तो
स्टेट क्या कहती है कि जी इस सिगरेट की जो सेल है उस पे पाबंदी है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो सॉवरेन ऑर्डर्स जो होंगे स्टेट की तरफ से, दैट इज अ वैलिड डिफेंस इन टॉर्ट। तो थर्ड जो डिफेंस है टॉर्ट का वो है जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट 1875 है कोई, उसके तहत जो भी काम जज करता है, यानी कि जो भी वो कन्वर्सेशन करता है ड्यूरिंग द ट्रायल, या जो भी वो एक्ट करता है, या जो भी वो डिसीजन लेता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज जुडिशियल ड्यूटीज, तो वो अनक्वेश्चनेबल हैं, उन पे आप टार्ट का केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जज अगर ये कंक्लूड कर देता है कि जी फलां आदमी चोर है, उसको ये सजा दी जाए, तो आप जज के खिलाफ डेफेमेशन नहीं कर सकते, जी इसने तो मुझे चोर कह दिया। अगर जज ये कह दे कि फलां बंदे को फलां की प्रॉपर्टी से निकाल दो, तो आप उसके खिलाफ डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का टार्ट नहीं कर सकते कि इसने तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अगर जज किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसके खिलाफ भी आप ये नहीं कह सकते। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि जजेस को फियरलेसली काम करना चाहिए। जजेस अपना काम जो करेंगे, अगर वो फियरलेसली करेंगे, किसी भी दबाव के बगैर करेंगे, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस डिफेंस। उसके बाद जो आता है वो है क्यूसी जुडिशियल एक्ट्स। जुडिशियल एक्ट्स तो वो होंगे जो कि कोर्ट्स एडमिनिस्टर करती हैं, बट क्यूसी जुडिशियल एक्ट्स कुछ जो इदारे होते हैं उनके अपने लॉज होते हैं, और उन लॉज के तहत वो अपनी मतलब एक डोमेन, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में फैसले करते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी के लॉज होते हैं, क्लब्स के लॉज होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लॉ होते हैं। तो अगर वो कोई ऐसा फैसला कर रहे हैं जिसमें उन्होंने नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखा है। अब नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस ये होता है कि आपने सबसे पहले नोटिस भिजवाना है पार्टीज को, उसके बाद आपने दोनों पार्टीज को पूरा मौका देना है सुनने का, और उसके बाद आपने एक गैर जानिबदार फैसला करना है। तो अगर आपने नेचुरल जस्टिस के तमाम उसूल उस क्यूसी जुडिशियल अथॉरिटी के तहत पूरे किए हैं, तो भी वो एक अच्छा डिफेंस है अगेंस्ट द टॉर्ट। तो यानी कि अगर किसी को जो है ना उसके क्लब से या उसकी यूनियन से या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया है, तो वो ये नहीं कर सकता कि जी इन्होंने तो टॉर्ट कमिट किया है। तो क्यूसी जुडिशियल एक्ट्स जो ये भी एक वैलिड डिफेंस है इन टॉर्ट्स। अगला जो डिफेंस है वो है जी एग्जेक्टिव एक्ट्स। अब एग्जेक्टिव एक्ट्स कौन से होते हैं? समटाइम्स कमिश्नर जो है वो पुलिस को ऑर्डर कर देता है कि जी फलां जगह पे एक हजूम आ रहा है, एक मोब आ रहा है, आपने उसको रोकना है। तो जब पुलिस वहां पे जाके उस हजूम को रोकने की कोशिश करती है तो वो हजूम मुश्तिल हो जाता है। तो मुश्तिल हजूम के ऊपर पुलिस जो है वो आंसू गैस की शेलिंग करती है अंडर द एग्जेक्टिव एक्ट्स, अंडर द एग्जेक्टिव ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर। तो उस शेलिंग के दौरान, उस मुज़ाहमत के दौरान कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं या इवन कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द एग्जेक्टिव एक्ट्स टू मेंटेन द लॉ एंड पीस इन द विसिनिटी। तो ऐसी सूरत में भी एग्जेक्टिव एक्ट जो होगा वो एक वैलिड डिफेंस होगा। अगला जो डिफेंस है वो है जी पेरेंटल अथॉरिटी। ये वाला डिफेंस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अजीज होते हैं, और पेरेंट्स अगर अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए किसी अपने बच्चे को जो है वो कोई मार भी अगर देते हैं थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए, उसकी केयर के लिए, उसके अपने फायदे के लिए, तो वो भी एक वैलिड डिफेंस है। उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी आप टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगला जो डिफेंस है वो इसी से मिलता जुलता क्यूसी पेरेंटल अथॉरिटी है। क्यूसी पेरेंटल अथॉरिटी कहते हैं कि जिस तरह उस्ताद जो होता है वो एक रूहानी बाप होता है, तो रूहानी बाप होने के नाते अगर वो कोई डांट डपट या कोई थोड़ी बहुत मारपीट या कोई उसको स्टूडेंट को रोक लेता है ज़्यादा पढ़ाने के लिए, तो ऐसी सूरत में भी उसके अगेंस्ट टॉर्ट क्लेम नहीं किया जा सकता। अगला जो डिफेंस है
वो है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। शेक्सपियर का कहना है कि नेसेसिटी नोज नो लॉज, कि जो जरूरत है वो किसी कानून को नहीं मानती। तो वेन एवर अगर किसी नेसेसिटी के तहत आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इन द अदर सर्कमस्टांसेस अगर आप करें तो एक टार्ट होगा, तो नेसेसिटी के दौरान अगर आप वो करते हैं तो वो टार्ट नहीं होगा। इसकी एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं कि एक घर है, उसमें आग लगी हुई है, तो आप उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला जो है उस पर पानी फेंक रहा है, तो वही पानी साथ वाले घर में भी जा रहा है, तो वो ये टार्ट क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई, हमें ट्रेसपास किया गया। तो नेसेसिटी के टाइम पे वो टार्ट क्लेम नहीं कर सकते। अगर एक घर में आग लगी हुई है तो उस आग को फैलने से रोकने के लिए साथ वाले घरों की दीवारें अगर गिरा दी जाती हैं तो ऐसी सूरत में भी वो टार्ट नहीं होगा। अगर कोई शिप है वो खतरे में है, तो ऐसी सूरत में जो शिप का कैप्टन है वो लोगों के सामान को अगर नीचे फेंक देता है शिप को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, तो ऐसी सूरत में भी वो टार्ट नहीं होगा। अब इसमें हमारे जहन में आता है कि जो नेसेसिटी के टाइम पे जो ऑर्डर्स हैं वो कौन देगा। तो दो टाइप के जो है ना इसमें ऑर्डर्स या लॉज हो सकते हैं, एक इंपेरेटिव और दूसरा है परमिसिव। ये जो परमिसिव है इसको आप कंडीशनल भी कह सकते हैं। इंपेरेटिव ऑर्डर्स, इंपेरेटिव लॉज वो होंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने पहले से ही लेजिस्लेशन कर दी हुई है, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी हुई है कि जी ये काम जो है ना ये लोग करेंगे। जिस तरह कई दफ़ा होता है किसी रेलवे कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो उसको रेलवे लाइन बिछाने का, तो वो कह देंगे जी जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट आपको कह रही है वहाँ वहाँ आप लाइन बिछा दें, अगर ये ट्रेसपास होता है तो होता रहे। जिस तरह जो सेक्शन 56 है सीपीसी का, वो भी ये कहता है कि अगर कोई जहाज जो है वो शोर कर रहा है तो उस शोर को एज अ टार्ट उसकी विसिनिटी, एयरपोर्ट की विसिनिटी में रहने वाले क्लेम नहीं कर सकते। तो दीज आर इंपेरेटिव ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट ने पहले ही डेलीगेट कर दिए हुए हैं। और दूसरे होते हैं परमिसिव कंडीशन, यानी कि जो एट द टाइम ऑफ कंडीशन जो है, एट द टाइम ऑफ कोई सिचुएशन अराइज होगी उस टाइम जो ऑर्डर्स होंगे वो परमिसिव या कंडीशनल होंगे। यानी कि कोई भी वहां पे अथॉरिटी खड़ी है तो वो कहते हैं हाँ जी फलां घर गिरा दो, और जब शिप में अगर कोई मसला आ रहा है तो कैप्टन जो है शिप का वो जो ऑर्डर देगा वो कंडीशनल होगा या परमिसिव होगा। तो अथॉरिटी के जो नेसेसिटी है उस पे जो ऑर्डर्स होंगे वो दो टाइप के होंगे, इंपेरेटिव या परमिसिव या कंडीशनल। अगला जो हमारा डिफेंस है वो है एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। सेक्शन जो है 95 ऑफ पीपीसी, सेक्शन 95 पीपीसी भी यही कहता है कि अगर कोई ऐसे एक्ट हैं जिनसे कोई स्लाइटली हार्म हो रहा है या वो आपको उस आग को आप काउंट ही नहीं करते, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उस पर आप जो है ना वो कोर्ट चले जाएं। जिस तरह के एक बंदे ने लाउड आवाज़ में रेडियो लगा लिया एक टाइम पे, तो वो कोई इतना बड़ा हार्म नहीं है। एक बच्चे ने फुटपाथ पे साइकिल चला ली तो आपको किसी ने पुश कर दिया या आपको रश में किसी ने टच कर दिया, तो ये ऐसे हार्म्स हैं जो ऐसे मतलब है कि एक्ट्स हैं जो स्लाइट हार्म वाले हैं। तो ये भी एक डिफेंस हो सकता है इन द केस ऑफ टार्ट। अगला जो उसका है डिफेंस वो है प्लेंटिफ और रॉन्ग डूअर। अगर जो प्लेंटिफ है उसकी अपनी गलती की वजह से ही दूसरे बंदे ने कोई टार्ट कमिट कर दिया है, तो ऐसी सूरत में जो प्लेंटिफ है वो कोर्ट नहीं जाएगा कि जी इसने मेरे साथ टार्ट किया है। यानी कि अगर किसी ने किसी पे थूक फेंकी, उसने आगे से थप्पड़ मार दिया, या किसी ने किसी को थप्पड़ मारा अगले ने भी थप्पड़ मार दिया, तो ऐसी सूरत में वो जिसने पहल की है यानी कि जो प्लेंटिफ बन जाएगा जाके, तो वो भी एक जो डिफेंडेंट होगा उसका भी ये एक वैलिड जो है डिफेंस होगा कि इसने तो शुरुआत खुद की थी। अगर प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है तो ये भी एक डिफेंस है। इसको वो कहते हैं कि उसने कोऑर्डिनेट किया है इस काम में, इस टार्ट में।
तो अगला जो डिफेंस है वो है जी प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर आपके अपने आप को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उस नुकसान को बचाने के लिए आप कोई एक्ट करते हैं तो वो भी टाट के जुमरे में नहीं आएगा। यानी कि कोई आपके घर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है तो आप जाके उसको रोकते हैं बाय फोर्स और बाय एनीथिंग एल्स, तो भी आप वो टाट के जुमरे में नहीं आएंगे। कोई आप पे हमला कर रहा है, असाल्ट कर रहा है, तो आप भी बैक असाल्ट करते हैं उसको रोकने के लिए, उसको हमला करने से अपने आप को बचाने के लिए, तो ऐसी सूरत में भी आपने कोई टाट कमिट नहीं किया। इससे अगला जो है डिफेंस वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल कहते हैं कि जिसको रोका ना जा सके। आप मोटरवे पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, तो ब्रेक्स फेल होने के बाद आप दूसरी गाड़ी से जाके टकरा जाते हैं, तो ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसको रोका नहीं जा सकता। मतलब इसमें कोई नेग्लिजेंस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ओवर स्पीडिंग इन्वॉल्व नहीं है। इवेंचुअली आपके जो है ना वो ब्रेक्स फेल हो गए हैं, मतलब एक सर्कमस्टांशियली आपके ब्रेक्स फेल हो गए हैं, तो ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो वो भी टाट क्लेम नहीं कर सकता। ये आपका एक बहुत ही वैलिड डिफेंस है। उसके बाद 13 एक्ट्स ऑफ गॉड। अल्लाह ताला के कामों में भी जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हम कमतर मखलूक हैं, तो अल्लाह के कामों में भी हम नहीं बोल सकते। अगर अल्लाह के काम से किसी का कोई नुकसान हो गया तो कोई कहीं भी उसके खिलाफ क्लेम नहीं हो सकता। तो ये जो 13 डिफेंसेस हैं ये जनरल डिफेंसेस हैं अगेंस्ट टाट। कुछ पार्टिकुलर डिफेंसेस जो होते हैं वो होते हैं केस टू केस या टाट टू टाट, वो डिफरेंट होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक जनरल डिफेंसेस इन टाट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई इश्यूज़ हैं, कोई भी मैंने कहीं पे गलती की है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें या मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता दें। थैंक यू वेरी मच।